किसी भी क्षेत्र को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है और उन नियमों को बनाने वाले को हम लोग कहते हैं विधायिका। यानी कि वो जो नियम बनाए उसको हम लोग कहते हैं विधायिका। अब नियम तो बन गए भाई कि हमारे यहाँ ऐसे-ऐसे काम होगा, परंतु जो नियम बना रहा है अगर वही अपने आप को राजा बोल दे तो? कि वो गलत निर्णय भी बना दे और वो पारित भी हो जाए और वो लागू भी हो जाए और फिर राष्ट्रपति साइन वाइन कर दिए। परंतु यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो कहीं न कहीं लोकतंत्र पर खतरा बन जाएगा, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं ना कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। एक लोकतांत्रिक देश में आप कोई अंड-शंड कानून लाके दे दो और वो पास भी हो जाए किसी कारणवश, तो क्या होगा भाई? यही होगा कि लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ही होता है लोगों द्वारा शासन, लोगों के लिए शासन। तो वहाँ पर लोगों के लिए शासन भी बोला जाता है। तो लोगों के लिए शासन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो वो बेकार से का नियम था और वो लागू हो गया। तो अब यहाँ पर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे ढांचे की, एक ऐसे समुदाय की या फिर ऐसे समूह की जिसको हम लोग कहते हैं न्याय देने वाला समूह या फिर न्यायपालिका। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यायपालिका, जुडिशियरी को। न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो मैंने बोला कि भाई अंड-शंड कानून अगर निकल जाता है तो उस पर कौन रोक लगाएगा? उस पर रोक लगाएगा हमारा एक बैठा हुआ व्यक्ति जो कि न्यायालय में है। वो कहेगा कि आपने गलत कानून निकाला है सरकार, जनता के हित में नहीं है। तो लोकतंत्र बना रहे इसके लिए ज़रूरत तो है उसकी। और एक और कंडीशन आता है कि ठीक है भाई, घर में पानी की समस्या है तो वो मतलब गाँव में या फिर किसी क्षेत्र में सब पानी समस्या है, पर्यावरणीय समस्या है, तो वो संसद जो लोग हैं, वो लोग जाके सांसद जो हैं वो देख लेंगे। मगर अगर कोई किसी को मार दिया, कोई किसी की हत्या कर दिया, तो इसके लिए भी तो कुछ चाहिए ना नियम वगैरह बनाने के लिए। तो पुलिस तो है ही, परंतु पुलिस के ऊपर क्या है? तो पुलिस के ऊपर हम देखते हैं कि कोर्ट वगैरह होते हैं। कोर्ट वगैरह का पूरा सिलसिला हम लोग न्यायपालिका में ही देखते हैं। न्यायपालिका की परिभाषा तो हमने बता ही दी है कि भैया न्याय सुनिश्चित करना, यानी कि ये सरकार का वह अंग है, सरकार का ही अंग है। ये लोकतंत्र में सरकार का वह अंग है जो विवादों का समाधान कर न्याय सुनिश्चित करता है और कानूनों की भी व्याख्या करता है कि भैया अगर मारपीट होगा तो भी न्यायालय और न्यायपालिका, और अगर कानून में किसी प्रकार गंदगी फैलेगा, मतलब कि जो हमारा नियम कानून बन रहा है उसमें किसी प्रकार गड़बड़ी होगा, तो उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए फिर आएंगे न्यायपालिका वाले। चलो भैया, भारत में मुख्यतः हम लोग देखते हैं 3 प्रकार से न्यायपालिका को। तो चलो भाई देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च या इसको उच्चतम बोलते हैं, सबसे ऊपर, सर्वोच्च या उच्चतम। फिर आता है हमारे पास उच्च न्यायालय, जो कि राज्यों में होता है ना, उच्च न्यायालय, न्यायालय। और फिर आता है जिला न्यायालय, जिया लिख रहा हूं मैं जी, जिला न्यायालय। उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय की बात करें तो ये दोनों ही राज्यों में होते हैं, राज्य स्तरीय होते हैं, है ना, राज्य लेवल पर, राज्य लेवल पर, और ये इंडिया लेवल पर, यानी कंट्री लेवल पर, है ना। इन न्यायालयों में 2 प्रकार के मामले जो हैं वो देखने को मिलते हैं। किन न्यायालय में? इन न्यायालय, मतलब कि जिला न्यायालय की बात कर रहा है यहाँ पे। सबसे पहले केस जिला में आता है। हर केस जिला में नहीं आता, परंतु मुख्यतः जो चोरी वोरी के केस होते हैं, कोई डकैत कर लिया, छोटे मोटे जो केस हैं वो जिला में आते हैं सबसे पहले। मान लो मेरा कोई ये माइक चुरा के ले गया, हालांकि माइक चोरी नहीं, मान लो मेरे को थप्पड़ मार दिया किसी ने, कोई नेता थप्पड़ मार दिया मुझको,
तो खैर नेता नहीं मारे, कोई आदमी मारे, लेकिन नेता मारेगा तो फिर हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो गया भाई। खैर, सो कोई हमको थप्पड़ मार दिया, खूब मारा हमको, हम गए जिला न्यायालय में, कहेंगे कि भैया जो है देखिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो फिर वो अपील करेंगे। अब फिर क्या होगा कि वो कुछ नियम कानून बना के कहेंगे कि हमारे संविधान के अनुसार ये करना गलत है, अतः हम इसको इतने दिन की सजा सुनाते हैं। हमको मन नहीं कर रहा है कि उस सजा हमको इतना मारा और इसको इतने दिन की खाली बस 10 दिन की सजा सुनाई गई है मान लो एक समय के लिए। तो मैं कहूँगा कि नहीं, आपने जो सलाह दी है, जो सजा सुनाई है, वो गलत है, मैं और ऊपर जाऊँगा। तो मैं फिर अपील कर दूँगा कहाँ? जिला से ऊपर पहुँच जाऊँगा, राज्य में, राज्य स्तरीय यानी कि उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय में फिर चलेगा साल भर। फिर वो कुछ फैसला देंगे, फिर मैं कहूँगा कि नहीं, नहीं थोड़ा और, फिर मैं और कूदूँगा, तो फिर सर्वोच्च में। तो इस तरह से कहानी चलेगा। और देखते हैं यहाँ पर कैसे चलेगा कहानी। तो भैया मामले भी 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है दीवानी मामले और एक होता है फौजदारी मामले। फौजदारी और दीवानी। मैंने बोला कि दीवानी और फौजदारी 2 प्रकार के मामले होते हैं। दीवानी मतलब दीवानी, हाँ दीवानी, दीवानी हो गई, मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। तो इश्क होगा तो क्या होगा? अरे भैया लूट-पाट होगा, दिल लुटाएगा, है ना? तो वहाँ पर होगा क्या? एक प्रकार से इश्क में हम लोग देखें तो मेंटली टॉर्चरिंग होता है। तो जहाँ पर भी किसी प्रकार का मानसिक रूप से कुछ बात होता है, वो हम लोग देखते हैं दीवानी अदालत में। मतलब कि मानसिक मतलब क्या? जैसे कि मान लो मेरा ये खेत है, इस पर किसी ने कब्जा कर लिया। अब मैं मानसिक रूप से चिंतित हो गया, या फिर उनको मुझको लग रहा है कि वो यहाँ पे कब्जा कर लेगा, वो थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ रहा है। मैं जाके चला गया न्यायालय में कि नहीं, वो जो है कि आगे बढ़ रहा है धीरे-धीरे, मेरा 2 सेंटीमीटर का ज़मीन जो है वो ले लिया है। तो आप क्या कहोगे? आप जाओगे दीवानी अदालत में। ठीक है भाई। मान लो कि आपका कोई दोस्त है, उसको आपने कर्जा दिया था, आपका वो कर्जा नहीं दे रहा है। कर्जा दे मांगने गए तो कह दिया कि नहीं है मेरे पास। अब वो कहेगा ससुरा बड़ा दिक्कत हो जाएगा। आप चल गए दीवानी अदालत में। फिर दीवानी अदालत में मतलब कि पूरी कहानी कहाँ हो रही है? किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं हुआ जहाँ पर, वो होता है दीवानी अदालत। मगर जहाँ पर अपराध हो जाए, मान लो कि आप के साथ कोई कुछ अंडा-शंडा काम कर दे, है ना? मान लो कोई रोहित नाम का लड़का है, उसके साथ कोई ये कर दे, तो फिर वो जाएगा फौजदारी अदालत में। मान लो कोई हत्या कर दे रोहित की, तो वो जाएगा फौजदारी अदालत में। मान लो कोई रोहित को लूट ले, तो वो जाएगा फौजदारी अदालत में। अच्छा, मान लो कि ऐसा सिस्टम बना कि मेरे ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया। मैं गया दीवानी अदालत कहने के लिए कि भैया उसने मेरे ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं उससे गया कि मैं गया था वही उस आदमी के पास गया जिसने मैं कब्जा किया था। उससे मैंने कहा कि देख मैंने अदालत में कह दिया है, अब तेरा कुछ होगा नहीं। हाँ, वो उसने मेरे को ईंटा घिस के मार दिया। मेरा कपार फट गया, है ना? तो अब वो अपराध माना जाएगा और फिर मैं घुस जाऊँगा कहाँ? फौजदारी अदालत में। तो दीवानी, फौजदारी दोनों में काम चलेगा। और जब वो अपना जज साहब जब लिखेंगे कि नियम अंत में जो लास्ट सज़ा-वज़ा सुनाएँगे उस अदमिया को, तो लिखेंगे कि मैं फौजदारी सह दीवानी अदालत का न्यायाधीश ये निर्णय लेता हूँ कि फला, 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 फला नियम के अंतर्गत फला, 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 फला कर्मकांड होने के कारण इनको इतने साल की सज़ा सुनाई जाती है। तो ये सब कहानी है। सो दीवानी मामला, फौजदारी मामला, दीवानी मामले के लिए दीवानी अदालत, फौजदारी मामले के लिए फौजदारी अदालत। चलो भाई, अगर हम लोग बात करते हैं अगर हम लोग बात करते हैं अगर हम लोग बात करते हैं दीवानी अदालत की और फौजदारी अदालत की, तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं जिला न्यायालय के अंतर्गत। ये आते हैं जिला न्यायालय के अंतर्गत। जिला न्यायालय में जो भी न्याय मिला, उस न्याय से अगर हारने वाला संतुष्ट नहीं है, तो अक्सर हारने वाला जो है
अपील करता है राज्य न्यायालय, यानी कि उच्च न्यायालय लिखता हूँ मैं, है ना, उच्च न्यायालय में। अब उच्च न्यायालय के जो है उससे वो भी फिर से नहीं मतलब संतुष्ट है, तो फिर वो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय होता है अंतिम। अब अगर ऊपर नहीं चला जाएगा, है ना। यहाँ पर जो निर्णय आएगा वो निर्णय बाध्यकारी होगा, वो कोई टाल नहीं सकता है, ठीक है। हालांकि अगर उस निर्णय में कानून जो जज साहब हैं उन्होंने बोला कुछ था, एक ठो कागज तुमको दिए कि हमने जो बोला इस कागज पे लिखा है, उसने बोला कुछ लिखा कुछ, तो तुम उस विषय पर कह सकते हो कि आपने तो ये बोला था, इसमें कुछ और लिख दिया है, बताइए। तो आप उस समय पर विरोध कर सकते हो, मगर उसने जो बोला है उसने वही उस कागज पे लिखा है, आपको दे दिया, तो आप बाध्यकारी हो। आप सॉरी, बाध्यकारी मतलब कि एक तरीके से आप उस पर बाध्य नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते, उस कानून को आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप निर्णय नहीं मानते हो, जैसे कि दिल्ली में अभी आंदोलन हुआ है और जो कोर्ट है उसने सजा सुनाई लोगों को, लड़कों को, और लड़के सब के जो फ्रेंड लोग थे वो सब जाकर जेएनयू में कुल हंगामा कर दिए। सुप्रीम कोर्ट हाय हाय, सुप्रीम कोर्ट हाय हाय। ससुर का नाती जो है, सुप्रीम कोर्ट अगर दिमाग खराब होगा तो वो क्या कर देगा, वो कर देगा कंटेम्प्ट का केस चला देगा, है ना, केस ऑफ कंटेम्प्ट चला देगा। अगर निर्णय नहीं मानते हो तो हिंदी में हम लोग कहते हैं उसको, अंग्रेजी में कहते हैं कंटेम्प्ट और हिंदी में कहते हैं अवमानना। तुम नहीं माने तो नहीं को कहते हैं अव, तो मानो अवमानना, तुमने अवमानना कर दिया तो तुम्हारे ऊपर अवमानना का मुकदमा चलेगा, कंटेम्प्ट का जो है केस चलेगा, और तुमको जो है कुछ भी हो सकता है। खैर, तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने यही देखा कि भैया जिला न्यायालय, फिर उसके ऊपर उच्च, फिर उसके ऊपर सुप्रीम न्यायालय। ये जो पूरी कर्म कहानी है ये यूएसए से ली गई है, उसी से प्रेरित है, हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो यूएसए से प्रेरित है। इसके बाद अगर बात करें, सो हमने ये देखा कि अगर जिला न्यायालय में हमको पसंद नहीं आया तो हम अपील कर सकते हैं राज्य में, फिर राज्य से ऊपर हम केंद्र में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी होता है और हम उस पर, हमको उसको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो हमको अवमानना का मुकदमा झेलना पड़ सकता है। चलो भैया, अब दूसरी चीज पढ़ते हैं। दूसरी चीज ये है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, ये एक टॉपिक बढ़िया सा है कि न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। इस पर कुछ बातें हैं यहाँ पर लिखी हुई कि न्यायपालिका किस तरह निष्पक्ष है और स्वतंत्र है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसका अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि भैया मोदी जी हैं बहुत पावरफुल आदमी, प्रधानमंत्री, वो जाके कह दिए कि तुम ये न्याय करोगे कि ऐसे हम बोले हैं यही करोगे, अभी हम प्रधानमंत्री हैं। तो न्यायपालिका वाले आदमी कहेंगे कि अरे हमारे पास पावर है संविधान का, संविधान में लिखा हुआ है कि हम स्वतंत्र हैं, हमको किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता है। तो वो कहेगा कि भाग जाइए मोदी जी अब यहाँ से, हमारे लिए सब बराबर हैं। तो मोदी जी जो है उसके ऊपर किसी प्रकार का तानाशाही नहीं कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है और वो जो भी करेगा वो कानून के दायरे में रहकर करेगा, निष्पक्ष करेगा, है ना। चलो भैया, न्यायपालिका कार्यपालिका व विधायिका के हस्तक्षेप से स्वतंत्र है, कहने का मतलब ये हुआ। चलो भाई, स्वतंत्र है। अब स्वतंत्र क्यों है, कारण क्या है? कारण ये है कि बिना किसी झुकाव व दबाव के न्याय करना। अगर वो झुकाव में रहकर अगर और किसी के दबाव में रहकर न्याय करेगी तो हो सकता है कि कोई निर्दोष है उसको दोषी ठहरा दिया जाएगा। इसलिए हम लोग के लिए जरूरी है कि बिना झुकाव और दबाव के न्याय करना। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, क्योंकि अगर सरकार कोई ऐसा नियम ला दे जिसमें अडानी और अंबानी का फायदा हो रहा है और हम लोग का घाटा हो रहा है, तो हम लोगों का पास अधिकार है कि हम लोग कहें कि भैया ये जो है गलत काम है, सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ करे भाई, ये जो नियम लाया गया है ये सही नहीं है। तो हम लोग इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये भी कहानी है। तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी एक मुद्दा बनता है कि न्यायपालिका निष्पक्ष होनी चाहिए। उसके बाद अधिकारों के दुरुपयोग पर नियंत्रण,
भैया जो है वो घंटा वाले एक ठो भी एमपी साहब निकले हैं, उनका भी अलग ही सिस्टम चल रहा है। तो मैंने क्या बोला भाई? मैंने ये बोला कि अधिकारों के दुरुपयोग पर नियंत्रण, सबके पास अपने-अपने अधिकार हैं। हम लोग देख सकते हैं कि उस समय जो मीडिया वाला आदमी है, वो उनसे भिड़ गया, जब उन्होंने घंटा वाला शब्द बोला। उसने बोला कि आप ऐसे-ऐसे हैं, बच्चे मर गए हैं, तो घंटा सवाल पूछ रहे हो हमसे? तो वो लड़ गया क्योंकि उसके पास अधिकार है, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो अगर उस समय मीडिया को दबा दिया जाता, तो हम कहते कि हमारे अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है। हालाँकि वो तो मीडिया है, अगर मैं खुद की बात करूँ, तो अगर मान लो समानता का अधिकार मुझे है, अगर किसी एग्ज़ाम में मैं देने गया और वहाँ पर मेरे साथ भेदभाव किया गया कि तुम अछूत हो, मैं तुरंत उस संस्था पर कह सकता हूँ, केस कर सकता हूँ कि वहाँ पर ये जो आदमी है, ये जो इन्विजिलेटर है, ये मेरे साथ अछूत वाले सिस्टम में रहा, इसने मुझको ज़मीन पे बैठा के एग्ज़ाम देने के लिए कहा। ए भगवान! कितना शोर है भाई। चलो भाई। हाँ, तो तीसरी बात है जो भी बात है, 1, 2, 3 चौथी बात है, लोकतंत्र की रक्षा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन है, और लोगों के लिए शासन नहीं रहेगा, दिक्कत हो जाएगा। तो विधि का शासन बनाए रखना ये भी है भाई, कि जो कानून बनाया गया है, जो संविधान है, उसके हिसाब से ही सब चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, इसलिए ज़रूरी है कि न्यायपालिका निष्पक्ष चुनाव करे, संविधान को नज़र में रखते हुए। संविधान की रक्षा, तो भैया संविधान मैंने बार-बार बोल ही दिया, संविधान की रक्षा तो होगी ही। खैर, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, सबसे टॉप वाले की, सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे ऊपर का न्यायालय है, जिसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। भैया जो है कि अब आपको इसका निर्णय मानना ही पड़ेगा, अंतिम निर्णय होता है इसका। चलो भाई, भारत का सर्वोच्च न्यायालय हमारा है उच्चतम न्यायालय। प्रमुख व उच्चतर रैंकिंग अधिकारी होता है मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई, है ना? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्हीं के साथ होते हैं 33 अन्य न्यायाधीश भी। ये रहा हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? ऐसे मान लो, इधर से भी है। ये हमारे पास हमारा सुप्रीम कोर्ट है। इसमें एक ठो तो रहेगा मुख्य न्यायाधीश, और इसमें 33 ठो और न्यायाधीश भी रहते हैं। और यही लोग मिलके नियम जो है कि निर्णय करते हैं, कोनो विचार-उचार हुए किसी मुद्दे पर। न्यायाधीशों का जो समूह है, मान लो कि कोई मुद्दा आया, उस पर ये सीआईजी आए, सीजेआई आए मतलब, और 33 में से मान लो 4 लोग और आए, तो ये 5 लोग का जो समूह बना, इसको हम लोग कहते हैं बेंच, बेंच कहते हैं, ठीक है? तो भैया इनको कहते हैं हम लोग, बेंच कहलाता है। और ये जो बेंच है, ये क्या है भाई? निर्णय के टाइम, मतलब कह सकते हैं कि वही निर्णय लेने के समय या फिर मुकदमा सुनने के समय, है ना? ये लोग जो है बेंच वगैरह बनाते हैं, और उसी पर लोग बैठ के बातचीत करते हैं और फैसला सुनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस सुनवाई में शामिल वकीलों को हम लोग बार कहते हैं, हुक्का वाला बार नहीं। यहाँ पर जो बार है वो है, क्योंकि भैया वकील, समझ रहे हो ना यार, कितने कमाए हुए, बहुत कमाए होते हैं वकील। एक एक केस का 5-5 लाख लेते हैं, बहुत कमाए रहते हैं। तो बहुत जो आदमी कमाता है वो कहाँ जाता है, इसलिए इसको बार कहा जाता है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, पता चला कि कोई वकील ही मेरे पर केस कर दिया, ऐसा नहीं। सॉरी वकील साहब, मैं माफ़ी मांगता हूँ। पता चला कि ये वीडियो आज से कुछ साल बाद, 5-6 साल बाद कोई देख रहा है और कह रहा है, अरे ये ऐसा बोल रहा था। चलो भाई, इसका समुदाय, ये जो बार है ना, इन्हीं का समुदाय कहलाता है बार एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, एसो एसो
अबे भाई कितना गंदा राइटिंग बन रहा है मेरा। शेषन। और इन्हीं के लिए भारत में वैधानिक एक संस्था है जिसका नाम है काउंसिल ऑफ, ससुर का नाती नाम में बुला गए, हाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ बार नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया। चलो भैया, तो हमने क्या क्या देखा अभी तक? ये रहे मुख्य न्यायाधीश हमारे 33 ठो और रहे, इन मिलके एक बेंच बनाते हैं, और बेंच बनाते हैं, और इसमें जो वकील आते हैं सुनवाई वगैरह करने के लिए और निर्णय वगैरह करने के लिए, सो उन लोगों को कहते हैं हम लोग बार। इस सुनवाई में शामिल जो वकील होते हैं उनको हम लोग कहते हैं बार। और अरे ससुर का नाती, और जो बार होते हैं उनको कहते हैं, उनके समुदाय को बार एसोसिएशन कहते हैं। और भारत सरकार ने इन सबके लिए एक संस्था बनाई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। हम लोग देखते हैं संवैधानिक व परामर्शी बेंच को। अब देखो भैया, दो ठे बेंच को खास बेंच होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं संवैधानिक, संवैधानिक या परामर्शी, या नहीं, अथवा, अरे ना, अथवा नहीं, संवैधानिक और परामर्शी। अथवा बोलूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि दोनों सेम ही है, अलग अलग है। परामर्शी बेंच, ये तो बेंच है, कैसी बेंच है? जिसमें कि न्यूनतम 5 न्यायाधीश तो होने ही चाहिए। ऐसे कौनो छुटपुरिया फुटपुरिया केस होता है तो कहते हैं कि चलो भाई 2-3 लोग बैठ के अपना कर दो, न्याय कर दो। परंतु अगर हम लोग देखते हैं कोई बड़े केस को, बड़ा केस मतलब कि राष्ट्रपति साहब बोल दे कि ये जो कानून बनाया है इसको चेक करके बताओ कि यहाँ पर सही है गलत है, या फिर कोई संवैधानिक कर्मकांड करना हो, किसी प्रकार का संविधान है और उसमें संशोधन की प्रक्रिया करनी हो, तो मिनिमम 5 लोग तो होने ही चाहिए, 5 से अधिक भी कर सकते हैं। सो ये भी एक कहानी है। संवैधानिक या परामर्शी बेंच होता है तो इस तरीके से, परामर्शी मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया है कि तुम इस कानून को देखो भाई, ये कानून सब पेश कर रहे हैं, देखो इसमें कुछ गलती तो नहीं है, तो इस तरह से। सीजेआई की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। हमने किसको पढ़ा? न्यायपालिका को देखा। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायपालिका को हम लोग देख रहे हैं, है ना, सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोग सीजेआई को देख रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसको कौन लेके यहाँ पर बैठाया है? इसको यहाँ बैठाया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। और ये कौन है? ये वो है जो कि उच्च न्यायालय यानी कि जो राज्य वाला न्यायालय है उसमें बहुत समय से काम कर रहा हो और राष्ट्रपति के नजर में हो, बैठा जाता है इसको। तो न्यायालय होता है, सॉरी, सीजेआई की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। और हाँ, सीजेआई जो होता है, सीजेआई होता है वो उच्चतम न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है। उच्चतर न्यायालय, उच्चतर, जो राज्य वाले न्यायालय हैं उनका सबसे वरिष्ठ होता है, ठीक है, सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है। और इसको फिर सिफारिश होती है, क्या क्या होता है, और फिर इसका जो है आता है उच्च न्यायाधीशों की। अच्छा, अब इनका तो हो गया, ये जो 33 गो है इनका कैसे आते हैं? तो ये जो अन्य जो 33 न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा अपने, तो इसकी नियुक्ति जो है, 2 मिनट। अच्छा भैया, अब समझ में आया। चलो भाई, इसको बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। दो मिनट, मैं सीजेआई का टॉपिक थोड़ा देख लेता हूँ। सीजेआई की जो उच्चतर है या उच्चतम है? हाँ तो भैया थोड़ा कंफ्यूजन था। कहानी कुछ ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो जो होते हैं वो
उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, जिनका बहुत लंबा अनुभव होता है और इनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। बाकी हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श के बाद मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। चलो भाई, तो ये कहानी है। इसमें ये योग्यता भी है कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 साल हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे या फिर 10 साल हाई कोर्ट में वकील हो, या राष्ट्रपति की नज़र में एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो। चलो भाई, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। क्लियर इस प्रकार से करेंगे कि यहाँ पर उच्चतर की जगह उच्चतम करेंगे। मतलब कि इसी में ये 33 ठो जो हैं, इन्हीं में से कोई, हालांकि ये परंपरा है, परंतु यहाँ पर कोई भी बैठ सकता है जो कि 5 साल के रूप में अगर 10 साल वकील बन के रहा हो या फिर 5 साल जज बन के रहा हो, सो यहाँ पर वो बैठ सकता है। परंतु हम लोग जनरली क्या देखते हैं, परंपरा के अनुसार, परंपरा ये कहती है कि इस जो 33 ठो हैं, इन्हीं में से कोई को बैठा लिया जाता है यहाँ पे। तो क्या निकल कर आया, इस उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको यही जो न्यायाधीश सीजेआई है, मुख्य न्यायाधीश है, और सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा बनी समिति। अच्छा, समिति बड़ा नाम याद रखना है भाई, समिति का नाम कॉलेजिनिया करके है। 2 मिनट मैं कन्फर्म कर लूँ भाई, कॉलेजिनिया नहीं है वैसे, कॉलेजियम है, कॉलेजिनिया नहीं है, कॉलेजियम है, ठीक है। समिति है, उसका नाम है कॉलेजियम, माफी चाहूंगा आज के गलती के लिए, उच्चतर। खैर, सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा बनी समिति कॉलेजियम के द्वारा सिफारिश पर होती है। 1993 में सिफारिश करने वाला सिस्टम है, ये बना था। मतलब कि एक ठो इसके साथ 4 गो और मिल जाएंगे, अब बैठ के पूरा एकदम पर्चा बनाएंगे कि इसको इस आदमी को जो है हम लोग इस 33 में शामिल करेंगे। तो इस 33 में शामिल करने के लिए ये 4 बैठते हैं और नए को लाने के लिए हम लोग देखते हैं कि कॉलेजियम बनता है। 1993 में ये नियम जो है आता है। न्यायाधीश की जो आयु सीमा है हम लोग देखते हैं कि 64 वर्ष, 64 वर्ष है। 64 है कि 65 है जी? 65 वर्ष है। आज हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है जी, काका लिखे जा रहा हूँ। चलो भाई, आर्टिकल हम लोग को 32 में पता है, प्रमुख कार्य को देख लेते हैं। 32 से पता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार हम लोगों को प्राप्त है। तो 32 के अनुसार मूल अधिकारों का संरक्षण का काम करता है ये। उसके अलावा विवाद को सुलझाने का काम करता है ये। अगर भारत सरकार और राज्य सरकार या फिर राज्य सरकार और राज्य सरकार के बीच में झगड़ा हो जाए तो उस झगड़े को सुलझाने का काम करता है। इसका उल्लेख हम लोग को मिलता है आर्टिकल 131 में। चलो भाई, अब क्या है? अच्छा, हम लोग देखते हैं कि इसमें से अपील करके उसमें गया, इसमें से अपील करके इसमें गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? सबसे ऊपर का अपील वाला है, तो हम लोग कहते हैं सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। क्या है? सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के तौर पर कार्य करता है। अपीलीय न्यायालय के तौर पर काम करता है। हम लोग देखते हैं कि इसके पास परामर्शी अधिकार, मैंने बोला ना राष्ट्रपति वाला सिस्टम, लगभग अभी तक 16 बार जो है परामर्शी क्षेत्राधिकार इसके पास होता है। आर्टिकल है 143 आई थिंक, हाँ आर्टिकल 143 है। इसके दौरान हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति कहता है कि जज साहब जरा देख लो इस कानून में कि यह नियम संविधान के अनुसार सही तो है ना, कोई लोचा तो नहीं है। राष्ट्रपति को अगर कोई कानून चेक करवाना होता है तो इसके पास देता है। किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय चेक करके बता देता है कोई लोचा तो नहीं है कानूनी अनुरूप से। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि निर्णयों का पुनरावलोकन, निर्णयों का पुनरावलोकन, इसको बताता हूं मैं। और
कानूनों का नियमों का पुनरावलोकन, है ना? कानून या नियमों का पुनरावलोकन। अब निर्णयों का पुनरावलोकन क्या है? निर्णयों का पुनरावलोकन से तात्पर्य ये है कि इसने मैंने बोला ना कि इसने बोला कुछ और लिख के कुछ दिया। तो आदमी इस पे कर सकता है कि आप जो है बोले कुछ थे, यहाँ पे जो है कागज़ पे कुछ और लिख के दे रहे हैं। ये कहानी होता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मान लो संसद कोई कानून पास कर दिया, तो भी जनता जो है या फिर कोई व्यक्ति उसके खिलाफ कह सकता है कि ये जो कानून है ये संविधान के इस अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहा है, इस अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर रिव्यू करेगा, ठीक है? सो यही कहानी है न्यायपालिका की। न्यायपालिका को हम लोग और भी देखेंगे आगे। सो आज हमने क्या देखा? हमने देखा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। हमने सर्वोच्च न्यायालय की पावर्स जानी कि इसके पास पावर है, ये स्वतंत्र है। मोदी जी का पावर नहीं चलता है, परंतु हो सकता चलता भी हो, क्या कहा जाए? हम एक और चीज़ देखते हैं जो मैंने नहीं बताया। वो चीज़ यहाँ पर मैंने बक्सा में लिखा है। इस संवैधानिक तौर पर पुलिस जो है बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के 24 घंटे से ज़्यादा हमें जेल में नहीं रख सकता है। हम लोग को अधिकार है कि संविधान में लिखा है कि आपको कोई पकड़ लिया पुलिस, अब पकड़ कर जेल में डाल दिया, 24 घंटे के अंदर-अंदर मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ती है कि हमने इस आदमी को पकड़ा है भैया, अब इसका कुछ करिए। अगर वो अनुमति देते हैं तभी आप जेल में रह सकते हो। नहीं तो अच्छा मजिस्ट्रेट मतलब कि पास के कोई न्यायालय में जाकर वहाँ के जज साहब से पूछ लो या फिर डीएम साहब से या फिर एसडीएम साहब से या फिर एडीएम साहब से पूछ लो। ये लोग निर्णय कर देते हैं। सो ऐसा होता है। मगर दिक्कत ये होता है कि हमारे जो आस-पास के लोग हैं, करते क्या हैं? आस-पास के लोग मतलब कि थाने के लोग जेल में डलवा नहीं करते हैं। कानून तो ये कहते हैं ना 24 घंटे तक जेल में रखना गैर कानूनी है, 24 घंटे से अधिक। वो थानों में बैठाए रहेंगे। 12 घंटा थानों में बैठाए रहेंगे बहरवा कि बैठे रहो, अभी हम आएँगे बताएँगे। फिर 12 घंटे बाद फिर कहानी चलता है, बड़ा परेशान करते हैं। तो कहाँ ये सब कानून-वानून। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।